कल आप क्या पढ़े थे? कल राम मोहन राय हैं, किसके दरबार में गए थे ब्रिटेन में? और राम मोहन राय को राय रायान की उपाधि किसने दी थी? किसने दिया था राय रायान की उपाधि राम मोहन राय को? चलिए पहला गलत। दूसरा बताइए, युगदूत की उपाधि किसने दी थी? और कहाँ मरे थे राम मोहन राय? कहाँ जन्म हुआ था, किस जगह में, किस जिला में है? और राम मोहन राय किस घटना के कारण, कब हुआ था वो घटना, सती प्रथा के विरोध हो गए? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत होता है। किस घटना से राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में आंदोलन करने लगे? कब? 1811 में, ठीक है। और भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। राम मोहन राय वाला तो आसान टॉपिक है, ठीक ना, वो बाद में भी पढ़ा सकते थे हम, लेकिन कल स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनको भारतीय हैं वो, इसलिए टॉपिक वहीं से शुरू होता है, ठीक है। एक बंगाल में सबसे पहला जो उसको कहा जाता है रेडिकल मूवमेंट कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी आंदोलन कहा जाता है, और उस आंदोलन के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स जो थे, उनको डेरोजियंस कहा जाता है। और इन डेरोजियंस ने जो आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन का नाम है यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है ना। हिंदी में भी ऑप्शन रहता है, जरूरी नहीं कि यंग बंगाल मूवमेंट ऑप्शन रहेगा। क्या उसका हिंदी आता है ऑप्शन में? नहीं, ये नहीं आता है युवा बंगाल। इसीलिए तो बता दे रहे हैं कि अब याद रखिएगा, तरुण बंगाल आंदोलन आता है, ठीक है ना। यंग बंगाल भी कभी कभी रहता है, लेकिन तरुण बंगाल आंदोलन रहता है, ठीक है, समझ गए ना बात, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। और मैंने भी एग्जाम दिया जिसमें तरुण बंगाल आंदोलन ऑप्शन आया था, ठीक, इसलिए मतलब, और कभी कभी यंग बंगाल ही दे देता है, ठीक है। या फिर डेरोजियंस भी पूछा जाता है। कौन थे डेरोजियंस, बताएंगे आप? हेनरी विवियन डेरोजियो इसका नेता था, और ये एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत बड़ा मतलब ज्ञान में बहुत बड़ा था, और हिंदू कॉलेज में इतिहास का ये प्रोफेसर था, प्राध्यापक था, और इसने पूरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया था। ऐसा नहीं कि इसने ऐसे ही कुछ बोल दिया था, लेकिन ये यंग बंगाल आंदोलन जो था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो शुरू किया गया था, ये शुरू में प्रोफेसर नहीं था, ये घड़ी विक्रेता था। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ऐसा सुधारवादी जो घड़ी विक्रेता था, मान लिए कभी आ जाए, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। और इसने बंगाल के जो युवा थे, जो कॉलेज में पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, उनको आंदोलन के लिए माइंड वॉश कर दिया, और वही बंगाली युवा अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ उसका साथ करने देने लगे और प्रदर्शन करने लगे।
और इनका आंदोलन बहुत अधिक तक सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूड नहीं हो पाया, जिसका कारण था इसका जो नेचर था, इसका जो स्वरूप था वह प्रतिगामी था। प्रतिगामी समझ रहे हैं? बताइए हिंदी। प्रतिगामी मतलब क्या होता है? प्रतिगामी के मतलब पीछे, उल्टा, ठीक है ना। लेकिन इसको यहाँ पर प्रतिगामी नहीं कह के इसके लिए सही शब्द है कि रेडिकल, प्रतिक्रियावादी। ये क्या करता था, इसका प्रतिक्रियावाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, कभी कभी ये दुर्गा जी का कैलेंडर और मूर्ति होता है ना, उसको भी जूते से कुचलता था, ठीक है। और वो मानता था कि ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, और इसका साथ देने लगे बंगाल के युवा छात्र जो थे। इस कारण से ये समाज में बहुत अधिक स्वीकार्य नहीं हो पाया। आप भी अगर ऐसा काम करेंगे किसी भी समाज में, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तो आपके आंदोलन को बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी यदि आप प्रतिक्रियावादी काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस आंदोलन का बहुत अधिक नाम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, 1817-18 में। फिर बाद में 1830 में बहुत अधिक ये इसका प्रभाव हो गया। और ये हिंदू कॉलेज में इतिहास का प्रोफेसर था, लेकिन ये मूलतः घड़ी विक्रेता था, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, ठीक है ना, HV डेरोजियो। और इसके जो अनुयायी थे, इनका इतना अधिक प्रभाव हो गया बंगाल में कि डेरोजियंस कहलाया जाने लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि बंगाल में यही जो है अपनी बात को स्थापित कर देंगे, और बहुत अधिक प्रभाव था, और बंगाल के बहुत सारे युवा इनके अनुयायी हो, ठीक है ना। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, तरुण बंगाल आंदोलन, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन रह सकता है, और इसमें आपको यही टिक करना है, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे प्रतिक्रियावादी आंदोलन कौन था, क्या आंसर होगा? यही था, ठीक है ना। यंग बंगाल मूवमेंट जो था सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा है? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र की यात्रा की थी, और इस यात्रा से और केशव चंद्र सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग और क्या बताए थे MG रानाडे ने मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। GR आगरकर जो थे एक बहुत बड़े सक्रिय सदस्य थे प्रार्थना समाज के। बाद में DK कर्वे और विष्णु शास्त्री पंडित जैसे लोग भी प्रार्थना समाज के सक्रिय सदस्य हो गए। और DK कर्वे, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है। जब कुछ समझ में नहीं आएगा मॉडर्न इंडिया में, महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन रहेगा और आपको दिमाग से ऊपर जाएगा, तो आप DK कर्वे मार देंगे तो 80% सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम हुआ है वो DK कर्वे ने, ठीक है ना। भोंदू केशव कर्वे नाम है, DK कर्वे, ठीक है। इनके द्वारा और विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा प्रार्थना समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया गया, और DK कर्वे के सहयोग से ही MG रानाडे ने विधवा आश्रम की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। ये पहला विधवा आश्रम है आधुनिक भारत, ये ध्यान रखिए, कई बार आया है क्वेश्चन। विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? दो रहेगा तब कैसे एलिमिनेट कीजिएगा? दूसरा, और हम दूसरा नाम देते हैं विष्णु शास्त्री पंडित, सब में DK कर्वे जोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं। BM महालाबारी, ठीक है, और रानाडे और GR आगरकर, बताइए कौन? सब में है DK कर्वे, बना दे ऑप्शन बोर्ड पे, हम बना दे, हम एग्जाम से ऊपर हैं। कैसे एलिमिनेट कर दीजिएगा? आसानी से बता दिया, बताइए पहले कैसे बनाइएगा। नहीं, आसानी भेज, यही होगा। हमेशा याद रखिए, कभी कभी दो रहता है, एक नहीं रहता है। और अगर कभी सिंगल क्वेश्चन आ जाए महिलाओं के उत्थान से संबंधित,
तो डी के कर्वे बना दीजिएगा, 80-90% सही रहेगा। ठीक है, समझ गए बात ना। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है डी के कर्वे। इनका नाम है धोंडू केशव कर्वे और महिलाओं के उत्थान के लिए आधुनिक भारत में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। एमजी राणा डे को मदद किया इन्होंने, या एमजी राणा डे इनको मदद की, और विधवा आश्रम पहला स्थापित हुआ भारत। ठीक है, इसके अलावा एमजी राणा डे ने एक और काम किया है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया इन्होंने 1884 में। क्यों? लोगों के शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में एमजी राणा डे ने स्थापित किया। यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आगे चलकर, फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ है? बहुत नामी कॉलेज है, महाराष्ट्र में है क्या सर? आप बिहार में बैठे हैं ना, कि जवाब हुआ। हम पूछ रहे कहाँ है, तब महाराष्ट्र में है, बताइए कहाँ। अभी भी है वो, अभी भी बहुत फेमस कॉलेज है वो, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में। यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो था, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में बदल गया। और राणा डे का इतना योगदान है कि इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, एमजी राणा डे को। एमजी राणा डे का फुल फॉर्म क्या है? नाम गलत हुआ, क्या बोले थे आप? गलत है, हाँ ये सही हो। एमजी राणा डे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पश्चिमी भारत में आधुनिक चेतना का अग्रदूत। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र भर ही है ना। हाँ, एक बात और बता दें आपको कि हेनरी विवियन डेरोजियो को भी कुछ कहा जाता था, जैसे राणा डे को कहा जाता था। प्रथम राष्ट्रीय कवि है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है ना, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि हेनरी विवियन डेरोजियो है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी तारीफ किया है हेनरी विवियन डेरोजियो का। बोला है कि हमारी जाति का पिता है वो। जहां तक बंगाल का संबंध है, वह हमारी जाति के पिता है और आधुनिक चेतना के अग्रदूत। ये स्टेटमेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में कहा है। इसलिए बाद में भले प्रतिक्रियावादी हो गए, लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो पहला व्यक्ति है जिसने युवाओं में आधुनिक चेतना को जगाया, और उसने कुछ लिखा भी है। इसीलिए उसको भारत में आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है हेनरी विवियन। समझ में आई बात? और क्या नाम है ये, पूना का फर्ग्यूसन कॉलेज हो ही गया। इतना ही सवाल आएगा, पश्चिमी भारत में आध्यात्मिक चेतना या आधुनिक चेतना का गुरुदूत जब आ जाएगा, एमजी राणा डे। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी राणा डे। एमजी राणा डे ने ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, मैचिंग में रहेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। इधर 4 संस्था रहेगा और इधर संस्थापक रहेगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। कालक्रम सजाए वो भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का क्रम सजाएं। अब आपको प्रार्थना समाज मालूम होना चाहिए कि 1867 में, ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, तभी न सजाएंगे। मैचिंग में 2 मिल जाता है, मैचिंग बहुत एग्जाम में हल्का देता है, कमीशन में, पीसीएस में, ठीक है ना। 2 मिल जाएगा तो सब बन जाता है। यूपीएससी में कभी कभी 3 मिलता है, चौथा अगर जिसको आया है तभी सही होता है। ठीक है, इसलिए हमें एग्जैक्ट डेट याद रखना चाहिए। क्या हुआ? 2 संस्था हुआ ना, क्या क्या और क्या लिखा हुआ है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी मतलब क्या होता है हिंदी? कहाँ सूफी, कहाँ थियोसॉफिकल? अंदाज से कुछ भी पकड़ देना है। थियोसॉफी मतलब होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म समझ रहे ना? ना ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्म,
जो पूरे संसार ब्रह्मांड का संचालक है उसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसमें अद्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया गया है। ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य ने क्या कहा है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं, जो भ्रम में फंसे हुए हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, वो समझते हैं कि ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। इसी भ्रम को दूर तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करेगा। भक्ति करने से, माला और घंटी हिलाने से नहीं होगा, उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति करना पड़ेगी। ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा तब आपको लगेगा कि ये सारा कुछ जो सांसारिक चीज है वो माया मोह है, भ्रम है, हमारा इल्यूजन है। ठीक है ना, चाहे कुछ भी चलिए, आप फॉर्च्यूनर से चलिए, चाहे रेड शिप पहनिए, लेकिन ये सब माया है, भ्रम है। इससे आप ऊपर उठिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तभी। और जब ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं ही उस ब्रह्म का अंश हूँ। आप ही नहीं, हर संसार का हर आदमी ब्रह्म का अंश समझने लगेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, यू आर दैट इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में, संस्कृत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म विद्या के कारण ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लंबा आंसर ये सर कहना जरूरी, डायरेक्ट बताइए। हाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1875 में, 1875 में कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्की, इनके द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 1875 ईस्वी में, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए। और दूसरा उद्देश्य क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का? विश्व के जितने भी प्राच्य धर्म है, यानी प्राचीन धर्म, प्राच्य मतलब ओरिएंटल, यानी प्राचीन धर्म जो है, जैसे हिंदू धर्म हुआ, ठीक है ना, इस्लाम धर्म हुआ, और भी धर्म है, ठीक है, पारसी धर्म हुआ, जरूरी नहीं है कि हिंदू ही, जरथुस्त्र धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, नहीं तो बीजेपी कहता है, मतलब सनातन धर्म का ये, फिर अब बाकी धर्म को क्यों आप आलोचना कर रहे हैं? आलोचना नहीं कर, लेकिन सबसे नया धर्म तो मुस्लिम धर्म है जी, लेकिन हाँ, मतलब किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं। आगे आप एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, बाद में था। बंगाल में इसलिए चल गया ना सर कि बंगाल में मुस्लिम बहुल, इसीलिए बंगाल के युवाओं से प्रेरित। बंगाल में जितना दुर्गा जी की पूजा होती है पूरे भारत में कहीं नहीं होता है सर, दुर्गा जी की। हिंदू माइनॉरिटी में वहां कुछ भी करिएगा दुर्गा जी के खिलाफ तो हिंदू को ही काट देगा सब, ऐसा नहीं है। सबसे अधिक भारत में अगर माँ की पूजा होती है तो बंगाल है, आप पता भी लगा सकते हैं, हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं, ये मैटर नहीं है। सुनिए पहले, प्राच्य धर्म, जो प्राचीन धर्म है उनका कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875। बस यही जानिए, यही पूछा जाएगा आपसे। कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्की ने 1875 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में क्यों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? विश्व के सभी प्राच्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के। कारण भी जानिए क्या है, कोई संस्था क्यों बना है, खाली रटना नहीं है कि 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। लेकिन 1882 ईस्वी में इस संस्था का मुख्यालय मद्रास के आडियार में बना दिया गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 50% स्टूडेंट सीधे सैन फ्रांसिस्को मारते हैं, 50% को ही पता है बात का कि आडियार जो है मुख्यालय है उसका, स्थापित भले हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? आडियार था, मद्रास। 1893 में इस संस्था से एनी बेसेंट जुड़ गई, और एनी बेसेंट को भारत से गहरी सहानुभूति थी और बराबर वो भारत आती थी, और इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जो आज तक उनका नाम लिया जाता है। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में स्थापित करने में मालवीय जी को, सॉरी, वहां के लोगों को सहयोग दिया।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा ही स्थापित कराया गया। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल गया, BH। समझ में आई बात? थियोसॉफिकल सोसाइटी में बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी मजहब के हर व्यक्ति को सदस्य बनाए जाने की प्रवृत्ति थी। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था और थियोसॉफिकल सोसाइटी का काफी प्रभाव रहा भारत। ठीक है, लेकिन थियोसॉफी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने के लिए, उसी से बना है थियोसॉफिकल सोसाइटी। वास्तविक उद्देश्य बता दिए हम। विश्व के प्राच्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। याद हो गया ना ये? अगला शब्द क्या लिखे हैं? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र मत बोलिए, जगह आता है। महाराष्ट्र बंगाल कहने से होगा? जगह बताइए। महाराष्ट्र बंगाल थोड़ी पूछता है ऑप्शन में। बेसिक्स सारे लोगों को ये पता होना चाहिए। बंबई में हुआ था, ठीक है ना? और ऑप्शन में मुंबई नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना? मुंबई कहना जरूरी नहीं है। बंबई याद रखिए। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, लेकिन जल्द ही 1878 में लाहौर में इसका क्या हो गया? मुख्यालय बन गया। कन्फर्म है ना? आप ही इसका हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पता लगा के बताइएगा। 1878, लेकिन ध्यान दीजिएगा लाहौर में आर्य समाज स्थापित था। कल हमको बताइएगा अब कहाँ मुख्यालय था, बंबई की लाहौर? इसी बात को आप एक और बात बता दीजिए। कल आए थे ना? बाही नहीं थे तो क्या पूछे? ब्रह्म समाज का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? पंजीकरण 22 में कैसे होगा? 28 में स्थापित हुआ था तो कब हुआ था जी? ये 18 छोड़िए, उसके बाद ये देखिए 1875 में ये स्थापित हुआ था बंबई में, ठीक ना? और 1878 में जल्द ही लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया। इस समाज की स्थापना का क्या उद्देश्य था? पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे आप? हैं? बोलिए बोलिए, जो बोलिए। हाँ तो ठीक है, आपको बात सही है। हाँ, बस एक उद्देश्य हो गया, फिर दोबारा 2-3 उद्देश्य है। बल्कि जीएस पेपर 1 में अगर आ जाए कभी, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में कभी कभी क्वेश्चन 200 वर्ड का भी रहता है, 100 वर्ड का भी रहता है, ठीक है ना? और आगे भी दूसरा भी एग्जाम दीजिए, जरूरी नहीं कि बीपीएससी 2000 निकला है तो ही देना है, ठीक है? दूसरा भी एग्जाम देना चाहिए। यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, छत्तीसगढ़ है। आरएस नहीं दीजिएगा, इसमें राजस्थानी पढ़ना है। बाकी पीसीएस दीजिए, उत्तराखंड दीजिए, यूपी दीजिए। कहाँ जाइएगा बालू में? ये निकालिए मेन जगह पे जो है। देखिए क्यों हुआ था। पहला, इसके 3 उद्देश्य थे। पहला था शुद्ध वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना। दयानंद सरस्वती का कहना था कि जो अभी का धर्म है वो वैदिक धर्म नहीं है, बल्कि दूषित है, कलुषित हो गया है। हम वेद में जो बताया गया धर्म है उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं, रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं हम वैदिक धर्म में जो बताया गया। क्योंकि दयानंद का कहना था कि वेद जो है ईश्वरीय वाक्य और शाश्वत, उनमें अपरिवर्तनीय है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। वेद में जो बोला गया है वो हमेशा के लिए सारगर्भित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है? और ईश्वरीय वाक्य है, मतलब
जो ईश्वर ने बताया, मनुष्य ने नहीं बताया। इसलिए वैदिक धर्म की शुद्ध रूप की पुनः स्थापना पहला उद्देश्य था। दूसरा उनका उद्देश्य था भारत को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से एकीकृत करना। दयानंद को ऐसा लग रहा था कि भारत बिखरा हुआ है, ठीक है, भारत में एकता नहीं है, ना पॉलिटिकली, ना रिलीजन की दृष्टि से, ठीक है, और ना सोशली। इसलिए भारत को एकीकृत करना दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था इस समाज की कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा करना। यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति पाश्चात्य प्रभावों से प्रभावित नहीं हो, ठीक है। ये तीन उद्देश्य था इस आर्य समाज की स्थापना की। इस आर्य समाज में ही पहली बार बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। आर्य समाज में कहा गया कि जो पुरोहित है, पुरोहितवाद के कारण हिंदू धर्म में सड़ी गली मान्यताओं, अंधविश्वासों को लाए हैं, जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख वैदिक काल में या वैदिक धर्म में नहीं था। इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज में ही पहली बार भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया, ऐसा एनी बेसेंट का कहना है। क्वेश्चन है ये, किसने दयानंद सरस्वती को इस बात का श्रेय दिया है कि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत भारतीयों का नारा दिया? एनी बेसेंट, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। बड़ा धीरे बोल रहे हैं आप। मूल शंकर। उसके बाद मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया गया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी दिए थे क्या सर? अब कहिएगा आपके नीतीश कुमार दिए थे। देखिए, दो गुरु थे इनके, एक स्वामी पूर्णानंद, एक स्वामी बिरजानंद, ऑप्शन में दोनों रहता है। तो मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था और वो गुरु थे और दयानंद सरस्वती को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया भी था। फिर जल्द ही 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती को मथुरा में स्वामी बिरजानंद से मुलाकात हुई और बिरजानंद से मुलाकात के बाद ही स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात के लिए सक्षम हो सके, योग्य हो सके कि वेदों की दार्शनिक व्याख्या क्या है, इसको समझ सके। स्वामी पूर्णानंद भी उनके गुरु थे और बिरजानंद, लेकिन बिरजानंद से मुलाकात के बाद ही स्वामी दयानंद सरस्वती को इस बात की योग्यता आई कि वो वेदों की दार्शनिक व्याख्या समझ सके। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? कभी क्वेश्चन आए तो क्या जवाब देंगे? गुजरात में कहाँ हुआ था? जगह है, रियासत में हुआ था, मोरबी रियासत में हुआ था, ठीक है ना। और ये बहुत योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने अपने बातों को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें बताया जैसे झूठे धर्म, उनके हिसाब से जो धर्म प्रचलित थे भारत में वो झूठे धर्म थे। इन धर्मों का खंडन करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पाखंड खंडनी पताका। किताब का नाम क्या है? पाखंड खंडनी पताका। उसके पहले भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा उन्होंने वेद भाष्य भूमिका, तीसरा चौथा किताब है ऋग्वेद भाष्य, चौथा पांचवा किताब है, क्या नाम है उस संत का, उनके मत का खंडन किया था उन्होंने। भक्ति आंदोलन के एक संत थे, नाम बोलिए 4-5 भक्ति आंदोलन के संतों का। दिया है लूसेंट में, दिया होगा, हम देखे नहीं है, दिया होगा जरूर, सब देता है, खाली नाम, बाकी आगे व्याख्या नहीं करता है। एक थे, उनका नाम भाई याद नहीं आ रहा हमको, वल्लभाचार्य होगा, के मत का खंडन, किताब का नाम है वल्लभाचार्य के मत का खंडन, ठीक है ना। और कोई किताब नहीं उनका,
मतलब ये सब किताब जैसे वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष, पाखंड खंडनी पताका, सत्यार्थ प्रकाश और वल्लभाचार्य के मत का खंडन, ये किताब सारा दयानंद सरस्वती ने लिखा है। और दयानंद सरस्वती ने ही जो कार्यक्रम शुरू किया जिससे माना जाता है कि सांप्रदायिक भावना का विकास भारत में हुआ, जिसमें पहला है शुद्धि आंदोलन और दूसरा है गोरक्षणी सभा की स्थापना। शुद्धि आंदोलन के दौरान जो हिंदू धर्म का परित्याग कर दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको पुनः वापसी के लिए यह कार्यक्रम लाया गया। दूसरा कार्यक्रम था गोरक्षणी सभा, जिसमें गाय के वध को रोकने के लिए गायों के संरक्षण की बात। तो ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं कि ऐसा बात ही हो, एक विचार ये है कि इनसे भारत में ऐसा लगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती सिर्फ हिंदू धर्म के प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, और बाकी गैर हिंदू धर्म वासियों को थोड़ा ये नाराजगी लगी। ऐसा एक अनुमान है, जरूरी नहीं कि ये बात सही हो। ठीक है। दूसरी बात कि दयानंद सरस्वती ने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे माना जाता है कि पहली बार स्वराज्य या देशी राज्य की कल्पना की, क्योंकि उनका ही एक स्टेटमेंट है या पूरे आर्य समाज के अनुयायियों का स्टेटमेंट है कि बुरा से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ठीक है। बुरा से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है, ये दयानंद सरस्वती का ही स्टेटमेंट है। दयानंद सरस्वती के बाद इस समाज के अनुयायी जो थे दो वर्गों में विभाजित हो गए। एक वर्ग जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, दूसरा वर्ग समर्थक था। एक जो चाहता था वेस्टर्न एजुकेशन को स्वीकार करना चाहता था और दूसरा जो था बिल्कुल अगेंस्ट। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो विरोधी थे उनमें लेखराज, ठीक है ना, मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद थे। लेखराज, मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने इसके प्रत्युत्तर में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसमें देशी शिक्षा को ही शुरू किया गया। और इसके विरोध में लाला लाजपत राय और हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो कि आप भी आज भी देख रहे हैं, DAV। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आर्य समाज के बारे में। इतना ही तक में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछिए। तब कैसा क्वेश्चन है यार, एग्जाम? जैसे कि ये बताएं कि PHU जो है उसका स्थापना मतलब ये किए थे मदन मोहन मालवीय से पहले एनी बेस। हाँ। कभी सुनते हैं सर कि कोई एक राजा था, बोला तुम जितना चलोगे उतना जमीन तुम्हारा खुदा करने उतना चल रही है और PHU बना सकते। सर तथ्यात्मक बात है या फिर कौन राजा? राजा का नाम नहीं याद है कि मदन मोहन मालवीय एक दिन में उतना चले थे जो PHU उनको उतना जमीन दिया। देखिए भारत में कहानी, किस्सा, गल्प इतना ज्यादा है, हम भी मिलते हैं, जो आप सुने हैं ना वैसे वैसे बहुत सारे से हम रोज मिलते हैं। सब सुना होगा सर, हम भी ने, हमको टूरिस्टर बताया सर कैसा बात। आप ही की बात नहीं कर रहे, हमको भी रोज मिलता है सब, और सब लगता है ना कि रामचरितमानस वगैरह का पूरा जानकार है। तो कहाँ से कहा बताएगा कि सरस्वती जी, ये पार्वती जी नीचे उतरी, शंकर भगवान उधर कमंडल लेके आ रहे थे, देखा खड़ा था वहां, देखा था। तो ये सब बहुत कहानी होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम के हिसाब से जो किताब में लिखा वही जानना जरूरी। हम डेली सुनते हैं और सब जानकार मिलता है हमको। ट्रेन में भी ऐसा ऐसा जानकार आता, लगता है बताने कब अमित शाह कहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार, कुछ नहीं जानता है। उसमें चुप रहना चाहिए। और गाइड बेचारा क्या बताएगा आपको, एक नया चीज बताया ना, हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए सही नहीं ना होगा। हो सकता है गाइड सही बताया हो। ठीक है। अब गए थे BHU क्या देखने के लिए? हाँ तो वही तो बताया सर, तो हम पहले से भी सुने थे सर, लेकिन हम आज भी बता। वो राजा का नाम रामनगर का राजा नहीं कह रहा था? रामनगर बनारस का कोई राजा सब सुना है, मतलब सुना है कि नहीं? दो राजा थे, एक बनारस का राजा था, एक रामनगर का राजा था। बनारस का राजा।
बनारस का राजा शिव प्रसाद का नाम नहीं ले रहा था? उतना याद है नाम सर, बस बोला तो स्टोरी दिमाग में रह गया। कितने बजे घूम रहे थे? कितने बजे घूम रहे थे बताइए ना टाइम। 4 बजे शाम में सर। खाना वाना खा लिए थे? नहीं सर, वहीं पे खाए, मंदिर के बाद नहीं सर। मंदिर के बाद सर ये है हम वहीं पढ़ाते थे पहले। सर ये चीज है काफी में प्रभु नारायण हाँ ये बता रहे हैं। बनारस डोनेटेड लैंड टू द। हाँ होगा, अब नहीं पढ़ा। लेकिन सवाल एक हमारे किताब में नहीं ना है कि लिखा जाए या याद किया जाए। जो एग्जाम में आएगा वही ना। अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं पूछा है कभी। बहुत सारा चीज को किताब में छाट देता है सब। ऐसा नहीं कि 1857 में सिर्फ पीर अली ही पटना के काम आए होंगे, और भी पटना के आदमी होंगे जो पीर अली से कहीं अधिक योगदान दिए होंगे, लेकिन उनका नाम है नहीं है। तो ऐसा लिखा गया ऐसा कि आदमी मजबूरी में जो किताब में है वही। पास करने के बाद आप पूरा जानकारी ले लीजिए, अब बोलिए, लेकिन पहले पास करना जरूरी है। दुनिया कहीं जाए उससे हमको मतलब नहीं, मेरा एक SDM में हो जाना चाहिए, ये मतलब होना चाहिए। जानकारी होता है सर, पास तो बस ये कभी आप नहीं होता सर, ब्रह्म हो पास का हम समझ रहे हैं सर, कभी नहीं तो है सर। नहीं तो पोस्ट भी जरूरी है ना। मैं ही ब्रह्म हूँ कहेगा तो क्या कहेगा सर कि ना पास किया ना ये किया, पागल है, यही कहेगा। हाँ। अब पास करके आप बोलिएगा मैं ब्रह्म हूँ तो कुछ बात भी है, क्योंकि भारत में हमेशा पोस्ट की इज्जत होती है। मानिए आप, पोस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं। क्या बता रहे थे अभी हम? हाँ, फिर अगला एक संस्था है, आप पूछिएगा क्वेश्चन इसके बाद। अभी अगला संस्था बता दें। एक है रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना, जो कि रामकृष्ण परमहंस के का ही संस्था है, लेकिन रामकृष्ण मिशन वो नहीं स्थापित किए थे कौन? विवेकानंद। और ये पूछा जाएगा रामकृष्ण परमहंस कहाँ के पुजारी थे? बता दें सर, कोलकाता है ना, कोलकाता के दक्षिणेश्वर टेम्पल के पंडित थे। एक लाइन में बोल सकते थे आप दक्षिणेश्वर है। अब उधर कलकत्ता है कि इधर है, हम कैसे जानेंगे? इधर ना सर, जैसे कि मैप पर याद है सर, देखो दक्षिण नहीं बोलते, सीधे लिखिएगा दक्षिणेश्वर के पुजारी थे वो, ठीक है, एक लाइन बस, ठीक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ काली जी के ही भक्त थे, ये भी बता दे रहे हैं आप। काली जी का मंदिर आगे बोलने दीजिएगा, हम भी जान रहे हैं काली जी का ही मंदिर है। जैसे वहां का पुजारी होंगे तो वही ना। वो ऐसा व्यक्ति थे कि चिंतन भी करते थे, साधना भी करते थे और पूजा भी करते थे। तो सिर्फ उनके मतलब इतना उनका प्रकाष्ठा पे पूजा चिंतन था, इतना क्लाइमेक्स पे था कि उनको काली जी के साथ साथ ईसा मसीह, बुद्ध और कृष्ण भगवान का भी दर्शन हुआ, ठीक है ना। संत किसी एक भगवान का ये नहीं होता है, संत के लिए सब कुछ उदार हृदय होता है, ठीक है ना, उसको किसी एक आदमी को नहीं। तो बुद्ध का, श्री कृष्ण का, ईसा मसीह का भी दर्शन होता था। और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है निर्धनों, अनाथों, दरिद्रों की सेवा करना, और उसका ज्वलंत एग्जाम्पल आज भी देख सकते हैं आप। हर शहर में रामकृष्ण मिशन का काम हो रहा है। उसमें चिकित्सालय है, खाना भी मिलता है, बना बनाया फ्री में खाना मिलता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नरेंद्रनाथ दत्त नाम था इनका। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पे क्या नाम रखा दिया गया? स्वामी विवेकानंद। ये सबसे अधिक हाईलाइटेड हुए 1893 में शिकागो में गए थे, जहां पर उन्होंने शून्य पर बोला था, जीरो पर बोला था, ठीक है ना। 1893 में 1893 में गए थे, ठीक है, तुम याद रखिएगा। और वहां शिकागो में उन्होंने शून्य पर जो भाषण दिया, जो बात कही, उससे पूरे विश्व में इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म का डंका बज गया, भारतीय बुद्धिजीविता का लोहा या परचम लहरा गया, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब में दिखाता है, एक कोई पास कर जाता है तो परचम लहराया, चाय वाले का बेटा, नहीं देखते हैं यूट्यूब में, नहीं आता। तो ऐसा मतलब आप यूट्यूब का शिकायत कर रहे हैं कि मतलब यूट्यूब में छोटा छोटा बात को भी ऐसे हाँ। तो लेकिन विवेकानंद की जब जो बात थी, उन्होंने अपने विद्वता से, अपने बुद्धिजीविता से पूरे विश्व को ये बात का मतलब एहसास करा दिया कि भारत में जो ज्ञान का स्तर है, नॉलेज का जो लेवल है,
वो विश्व के दूसरे देशों से ऊपर है। क्योंकि तभी न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था, एक अखबार है अमेरिका का, जिसमें कहा था कि इस व्यक्ति की बात को सुनकर अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे देश में अपना धर्म प्रचारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है ना। कहा था उसने, विवेकानंद ने जो बोला वो पूरे वर्ल्ड में एक संदेश गया भारत की विद्वता का, कि भारत के लोग कितने विद्वान हैं और कितनी सोच उनकी उदार है, कितना सोच ब्रॉडर है उनका, ठीक है। और विवेकानंद ने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन 1897 में इसका मुख्यालय नहीं बनाया था। 1899 में बंगाल के बेलूर में इसका मुख्यालय बनाया और एक दूसरा मुख्यालय उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मायावती में बनाया। ऑप्शन बेलूर नहीं भी रह सकता है, बल्कि मायावती भी हो सकता है, अल्मोड़ा के मायावती। और विवेकानंद ने ही कहा है कि मैं जो भी धर्म है संसार की, सब उसी प्रकार के हैं जैसे सारी धाराएं अलग अलग आकर सागर में समाहित हो जाती हैं, वैसे सारे धर्म मतलब सत्य की प्राप्ति के मार्ग हैं, किसी धर्म का किसी से विरोध नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता हूं जो मानवता पर ध्यान नहीं दे। और दूसरा बात क्या कहा है, मोक्ष संन्यास से नहीं मिलता है, बल्कि दीन दुखियों की सेवा से मिलता है, करुणा से मिलता है। अगर आप गरीबों के प्रति, अज्ञानियों के प्रति करुणा रखते हैं, तब आप सही मायने में धर्म का पालन करते हैं। नहीं तो जल चढ़ाने, घंटी डुलाने से धर्म नहीं है। और कह रहे थे कि हम हर उस देशवासी को दोषी मानता हूं जिस देश में करोड़ों अज्ञानी लोग भूखे नंगे पांव हैं और वहां का व्यक्ति उन्हीं के पैसे से, उन्हीं की कमाई से शिक्षित शिक्षा प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता है। तो ऐसे धर्म को एकदम सीधे नकारते हैं और बोलते हैं कि हमारा धर्म जो हिंदू धर्म रसोई घर में है। क्यों बोले ऐसा उसने? क्योंकि भारत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत अधिक था पहले, छुआछूत, ठीक है। और लोग एक दूसरे से टच भी नहीं करते थे कि हम आपसे दूषित हो जाएंगे, क्योंकि जातिवाद जो है घून की तरह भारत को शुरू से आज तक खा रहा, अभी भी खा रहा है। और लोगों का धर्म रसोई घर में था, मुझे मत छुओ, मुझे मत, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ये हमारा धर्म नहीं है, ये उनका कहना था। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत के, जिन्होंने छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई। और महात्मा गांधी को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए, पहला व्यक्ति भारत का जिन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव के शिकार व्यक्ति थे, उनको सामाजिक मुख्य धारा में लाया, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हरिजन है। इनको पहले काली पराज कहा जाता था, उजली पराज कहा जाता था। इन सब को गांधी जी ने हरि का जन बताया, यानी भगवान का व्यक्ति बताया, इसीलिए हरिजन कराया। लेकिन आज के लीडर्स की तरह नहीं महात्मा गांधी थे। वोट बैंक उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनकी माली हालत, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को ऊंचा करना उद्देश्य था। गांधी जी को वोट की लालच नहीं थी, लेकिन आज के जो लीडर करते हैं वो वोट की लालच में करते हैं। यहां तक जहां से शुरू किए हैं, यहां तक कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप। लेकिन इंपॉर्टेंट बात भी नहीं बताए थे आपको। राम मोहन राय जब शुरू किए थे कार्यक्रम, तो उनके बहुत विरोधी थे, सब लोग रूढ़िवादी। आज भी भारत में बहुत अधिक रूढ़िवादी लोग, ऑर्थोडॉक्स। कुछ नया काम कीजिएगा आपका पैर खींचेंगे। वैसे ही रूढ़िवादी हिंदू भी उस समय बहुत अधिक थे। तो राधाकांत देव थे जिन्होंने 1830 में ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना। धर्म सभा एक संस्था था, धर्म सभा, जिसमें रूढ़िवाद को, यथास्थिति को बनाए रखने की बात की गई। क्या नाम था उसका? धर्म सभा। धर्म सभा।
अभी सोचिए, जहां से पढ़ाए हैं वहां से देखिए। जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं आप। प्रार्थना समाज के संस्थापक में एक ही रहता है सर, तो उसमें कौन मानेंगे? आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन कैसे आएगा सर? किसकी दिमाग की उपज? केशव चंद्र सेन पैदा हुए थे, किसी के दिमाग की उपज कहाँ थे यार? नहीं सर, जैसे प्रार्थना समाज में सर, उनका भी देन है सर, है ना सर? प्रार्थना समाज में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्रेरित होके सर। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रेरणा मिली, गए थे महाराष्ट्र। बात उठा दिए हो तो बताओ, आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? महाराष्ट्र। सब में महाराष्ट्र हो जाएगा, रहेगा ऑप्शन महाराष्ट्र भी, वो ए ही में रहेगा महाराष्ट्र, ए ऑप्शन क। और आप ही नहीं लगाएंगे, बहुत लोग लगा देगा। पंजाब में रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान, लेकिन है बिहार में भी आर्य समाज, बंगाल में भी है, ठीक है, हर जगह है। पटना में है सर, अभी बता रहे थे दयानंद सरस्वती वाला। हाँ है। चर्चा तो दिखाएगा क्या संस्था उठ के आके घर में कि हम आई यहाँ हैं? दिखाएगा तब ना सर, जन जागरूकता बढ़ेगा सर, तब ना। सब जानता है, जो जागरूक है सब जान रहा है आर्य समाज कहाँ है। वही तो, तब ना जाएंगे तो हॉस्पिटल, जानेगा ही नहीं तो कैसे जाएगा? हॉस्पिटल नहीं है वो, आप ही ना बोले सर इसका हॉस्पिटल रहता है, रामकृष्ण मिशन का, बता दे। चल जाइए, नाला रोड है वहाँ, कोई तरह दिखा सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ जाए। जाएंगे सर, नहीं भी रोग हो तो भी जाओगे? देखने जाएंगे सर, वहाँ का कार्य संचालन कैसा है। हमको लगा रोग नहीं तो कागज पे है। नहीं, चले जाओ कभी भी नाला रोड में, लेकिन नहीं कुछ होगा तब नहीं दवाई लेना। नहीं लेकिन देखिए जाके वहाँ व्यवस्था, अब ये भी देखिए खाना पीना का भी है कि नहीं। हाँ, और पूछिए कोई सवाल। अभी ये पूछिए ना, कुछ पूछ लीजिए तो लिखवा देंगे। इस वाला कोई अपना समाचार पत्र भी निकाला करता है। कौन? यही सब चारों में से कोई। सर वेदांत सोसाइटी रिलेटेड राजा राम मोहन राय से, वेदांत सभा ना, वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज। वेदांत सोसाइटी नाम नहीं था, वेदांत सभा। वो भी बहुत सारा संस्था बनाया था, हेनरी विवियन डेरोजियो, द सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज पहला, दूसरा एकेडमिक एसोसिएशन दूसरा, तीसरा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन चौथा, पांचवा था डिबेटिंग क्लब, इसीलिए उसको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा, वो बताए नहीं थे हम। वो संस्था बनाया हुआ था हेनरी विवियन डेरोजियो। रानाडे ने भी एक किताब लिखा था, एक नास्तिक की धर्म में आस्था, उसमें 34 अनुच्छेद वाला किताब था वो, 34 आर्टिकल था उसमें, एक नास्तिक की धर्म में आस्था। कुछ कुछ हम नहीं बताते हैं क्लास में, ठीक ना, है इम्पोर्टेंट, दिमाग से निकल जाता है। उसके बारे में बताइए, जो महाराष्ट्र यात्रा पे गए थे तो आप किसी का नाम नहीं थे ना, गोपाल हरिदेश मुख। कौन गया था महाराज? सब जाएगा। प्रार्थना समाज से लेकर केशव चंद्र, हाँ तो बोलिए। केशव चंद्र सेन गए, उनका अखबार है इंडियन मिरर 1861 में कल लिखा। हाँ हम बता दिए तो पूछ रहे थे तुम। वही तो पेपर पर है, पूछे सब कि कोई किया था। तो वो है ब्रह्म समाज के, इस समाज के थोड़ी है वो। संगत सभा बनाए थे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी बनाए थे केशव चंद्र से। केशव चंद्र जब महाराष्ट्र यात्रा पे गए थे तो वहाँ आत्माराम पांडुरंग से प्रेरित हुए, वो भी आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया? जी.आर. आगरकर लिखे हुए बोले होंगे, बस थे, बस हो गया, कोई खास काम नहीं किए थे।
लिखवा दें? लिखवाइए सर। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आदमी को और बता के लिखवा दिए सर, सारे को लिखवाएंगे सर, 5 लोग सर। ये तो लिखवाने में हालत खराब हो जाएगा। हालत खराब हो जाएगा। लिखवाते ज्यादा है, हम बताते कम है। लिखवाइए सर। सर वीडियो से देख के भी लिख लेंगे आप। इतना यंग है सर, अब लिखवाइए, क्या बात आप बोलिए सर। लिखवाइए सर, लिखवाइए। सोच रहे हैं क्या लिखवाएं, एक नया चीज। क्या कलम इधर उधर कर रहा है? एक कलम से रखो सर, और तुम रोज करते हो तो ठीक है। कलम गिरा रहा है ना सर। एक कलम इधर से उधर कर रहा है तो गिराना डिस्टर्ब। अच्छा, खाली इम्पोर्टेंट बात लिखिए। अब लिखिए, पहला लिखिए, क्या लिखवाए थे वो? डेरोजियंस। लिखिए, ये आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। लिखिए, हेनरी बिबियन की संस्थाएं, हेनरी बिबियन डेरोजियो की संस्थाएं। ये जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक ना? ये हर किताब में नहीं है, ये जो भी लिखवा रहे हैं ये पूछेगा ना सर, वो लिखवाइए। अब हम चेयरमैन तो नहीं यार, बता दे कौन पूछेगा, कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए, पहला नीचे लिखते जाइए, द सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही, द सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। दूसरा संस्था लिखिए, द एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। द एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। ये भी एक संस्था था डीरोजियो के द्वारा। तीसरा लिखिए, डिबेटिंग क्लब, जहां बहस होता था। ठीक है, अब हम पूछेंगे आपसे कि ये कहाँ का प्रोफेसर था, तो क्या जवाब दें? ये सर हिंदी का प्रोफेसर था, हिस्ट्री का हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज का संस्थापक कौन है? डेविड हेरे है क्या? बस वही है। बस वही है। नहीं सर, एलोंग विद डेविड हेरे पड़ेगा, किसी के साथ है क्या आपके? अरे राम मोहन राय सपोर्ट किए थे, सब स्थापित किया था डेविड हेयर। डेविड हेयर संस्थापक कभी भी कोई राम मोहन राय नहीं है। राम मोहन राय ने मदद पहुंचा 1817 में। और ये लिख लीजिए कि ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट था, प्रथम राष्ट्रवादी कवि। प्रथम राष्ट्रवादी कवि। फिर लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जहां तक बंगाल का प्रश्न है, जहां तक बंगाल का प्रश्न है, यह आध्यात्मिक चेतना का अग्रदूत, यह आध्यात्मिक चेतना का अग्रदूत, कॉमा, हमारी जाति का पिता है। सीधे लिख लीजिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहें किसको? हेनरी विवियन डेरोजियो। लिख लिए ना? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है डेरोजियो के बारे में। अगला लिखिए, प्रार्थना समाज।
पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में चेतना का अग्रदूत, खाली चेतना नहीं है, आध्यात्मिक चेतना या सांस्कृतिक चेतना का अग्रदूत है, ठीक है। लेकिन आप इतने लिखिए याद करने के लिए, ठीक है। चेतना का अग्रदूत, अग्रदूत लिखिए रानाडे। किसको कहा गया है? एमजी रानाडे। अगला लिखिए महाराष्ट्र का सुकरात, रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात, रानाडे। अगला पॉइंट दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, (1884) कौन स्थापित किया? क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख लीजिए रानाडे द्वारा। का किताब बताया था इनका हम? एक नास्तिक की, कौन सा किताब लिखे थे ये? एक नास्तिक की आस्था। देखिए एक नास्तिक की धार्मिक आस्था, रानाडे का किताब। एक नास्तिक की धर्म में आस्था, रानाडे का किताब, रानाडे का किताब, ठीक है। रानाडे किसके गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस। गोपाल कृष्ण। रानाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे। एमजी रनाडे के गुरु थे सर। उनके ऊपर कहाँ चले गए यार? गांधी जी के गुरु गोखले। गोपाल गोखले की एमजी रनाडे ये किसी का शिष्य है? ये तो नहीं पता, अभी तक किताब में आया नहीं है। होगा कोई हो गए, अब ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। अगला लिखिए कि कुछ भी महाराष्ट्र में अगर सुधार आएगा, सांस्कृतिक सामाजिक सुधार, उसका आंसर बता दे रहे हैं, ट्रिक एमजी रानाडे। एक पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन जो महिला कल्याण आएगा तो डीके कर्वे ना, लिख लो कि इन्होंने मिलकर डीके कर्वे के साथ मिलकर इन्होंने डीके कर्वे के साथ मिलकर इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना, डीके कर्वे के साथ मिलकर इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की। और ये संस्थापक नहीं लिखवाए हैं, अब जान भी रहे हैं, ठीक ना। जब दो आ जाएगा, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे दोनों होगा, ठीक ना। अगला लिखिए आप आर्य समाज, सीधे लिखिए दयानंद सरस्वती की पुस्तकें, दयानंद सरस्वती की पुस्तकें। हेडिंग दे दीजिए, डैश दे दीजिए, लिख लीजिए पहला किताब सत्यार्थ प्रकाश, कॉमा दे के दूसरा किताब लिखिए पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका। पताका। तीसरा किताब लिखिए वेद भाष्य भूमिका, चौथा किताब लिखिए भाष्य भूमिका, चौथा लिखाइए ऋग्वेद भाष्य,
उस दिन जो हम लिखवाए थे अंग्रेजों ने, वो हम सही लिखवाए थे, आप लोग बात नहीं समझे उस दिन। तो किताब लिखवाए थे ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नॉलेजी का, एक और किताब लिखवाया था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक और किताब लिखा, हमको लिखवाने में गड़बड़ हो गया हुआ, ये ड्यूटी ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया। आपने टेक्स्ट लिखा हाँ हाँ, वो भी नॉलेजी का ही किताब है जो लिखवाया, डेट वाला नहीं है, ड्यूटी लिखवाना था। अब देखिए ड्यूटी टू इंग्लैंड टू इंडिया कैसे होगा, ए ड्यूटी ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया, ऐसे ही कुछ होगा। पहले तो कम से कम 50 बार पूछा है पॉवर्टी एंड, यूपीएससी में आया तभी हम बताए हैं, ये तीनों किताब आया था, पूछ रहा था नॉलेजी से संबंधित पुस्तकों। कितना टाइम हो रहा है सोनल? 9 बज रहा है। का नाम है इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। हाँ, इंग्लैंड ड्यूटीज, यही है। अब लिखिए अगला पॉइंट, आर्य समाज में ही भारत भारतीयों के लिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमन, कौन कहा ये बात? मतलब भारत भारतीयों के लिए दादा दयानंद सरस्वती ने कहा है, लेकिन ये बात किसने इशारा किया है कि हाँ, अगला लिखना है। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, एक और लाइन लिख लीजिए, वो भी पूछता है कभी कभी। ये बुरे से बुरा देशी राज, अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा होता है। बुरे से बुरा देशी राज, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। अरे अपना सरकार होना चाहिए, किसी की गुलामी चंगुल में नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्रता की बात। देशी राज्य विदेशी राज्य से अच्छा होता है। लिख लीजिए अगला, 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कहाँ हुई थी? गुरुकुल कांगड़ी, ये भी रहता है मैचिंग में है, जगह बताता, उत्तराखंड नहीं रहता है, जगह बताना है। पटना में भी उसका ऑफिस होगा, हर शहर में उसका ऑफिस, दवा मिलता है। हाँ, हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में लेखराज मुंशीराम एवं स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, लेखराज मुंशीराम एवं स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। डीएवी का स्थापना वर्ष 1888 है शायद, कब है? हमको शंका इस बात, फिर गूगल नहीं खोलना यार, डीएवी 1888 होगा, देखो ठीक से। सही मिल जाएगा तो चिल्लाने लगोगे, 96 अगर दिखा दिया तो 86 वही ना बोले यार, क्या बेवकूफ बना रहे हो। 10 साल इधर उधर है, कौन है थोड़ा सा गया इधर उधर। 1886 है, देखना 88 हमको याद था।
देखिएगा, डी दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना, डीएवी की स्थापना, डीएवी की स्थापना 1886 लाजपत राय एवं हंसराज के द्वारा, लाजपत राय एवं हंसराज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में रहा। आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में रहा। ठीक ना, याद रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ प्रभाव डाला है आर्य समाज? पंजाब। इसी का प्रभाव था ना कि बाद में आप देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना हुई, इसी का प्रभाव है। पंजाब में इसने राष्ट्रवादी चेतना को जगाया है, इसी ने बैकग्राउंड पृष्ठभूमि को बनाया है। जिसे देखेंगे कि बाद में पंजाब के युवा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी सक्रिय रहे, क्योंकि पंजाब से ही भगत सिंह जैसे लोग निकले, ठीक है। और यहीं के जो युवा हैं उन्होंने गदर आंदोलन को बाहर चलाया था, ठीक है। जैसे लाला हरदयाल, संतोष सिंह भाखना, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, करतार सिंह सराभा, ऐसे लोग पंजाबी थे। लाला हरदयाल। अगला लिखिए, को आगे आर्य समाज दिखा दिया ना, उसके बाद कौन सा समाज था? थियोसॉफिकल सोसाइटी लिख लीजिए। स्थापित 1875 सैन फ्रांसिस्को, स्थापित 1875 सैन फ्रांसिस्को। कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। और मैडम H.P. ब्लेवेट्स्की। ये बहुत मत लिखिएगा इसको। फिर लिख लीजिए, 1882 में मद्रास के अडयार में मुख्यालय बना। 1882 में मद्रास के अडयार, खाली अडयार लिख लीजिए, मद्रास मुख्यालय बना 1882। और फिर लिख लीजिए कि एनी बेसेंट 1893 से जुड़ी, एनी बेसेंट 1893 से इस संस्था से जुड़ी और उन्होंने 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में BHU में बदल गया। फिर एक संस्था है रामकृष्ण मिशन।
इसका पॉइंट केवल लिख लीजिएगा कि इसका मुख्य रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर ब्रैकेट में बंगाल, बेलूर ब्रैकेट में बंगाल एवं मायावती ब्रैकेट में उत्तराखंड में है। पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, क्या जवाब देंगे? 96। ठीक है, 97 लिख लीजिए। 1897 में स्थापित हुआ था। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर कब बना? 99 में बना था। ठीक है, और उसमें विवेकानंद के बारे में क्या लिखना था? नाम तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पे विवेकानंद कर दिएगा, नहीं जैसे उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त। उनकी एक धर्म बहन थी जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, क्या नाम था? उसका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान, क्या नाम था विवेकानंद की धर्म बहन का? क्या सर, बहन था, निवेदिता था, शिकागो से आई थी। ठीक है, किया गया है उनके भाषण से प्रभावित होकर आयरिश महिला थी, तो प्रभावित होकर इंडिया आ गई। उसका कुछ नाम भी था सर, बहुत बड़ा, लेकिन उसको वो लोग पीजी में सिस्टर निवेदिता करके बोला। बस केवल नाम उसका याद रखिएगा। उसने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, उस समय नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में कर दिया। तो ये बताना इसमें कि रामकृष्ण मिशन ज्यादा नहीं, रामकृष्ण मिशन से नहीं पूछेगा जितना विवेकानंद के स्टेटमेंट से पूछता है, ठीक ना। उन्होंने कहा, क्या कहा है कि हमारा धर्म रसोई घर में है। ठीक है, दूसरा कि हम वैसे देश को कभी माफ नहीं करेंगे जहाँ पे करोड़ों लोग भूखे, अज्ञानी, नंगे पांव रहते हैं, और हर उस व्यक्ति को मैं देशद्रोही समझता हूँ जो इन गरीबों के पैसे से अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है और बाद में उनकी परवाह नहीं करता है। दूसरा बात क्या कहें कि सन्यास, मोक्ष की प्राप्ति सन्यास से नहीं मिलता है, बल्कि व्यक्ति के अंदर करुणा, सहानुभूति, मानवता होनी चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, संन्यास ले लेने से करुणा की प्राप्ति नहीं होती। और रामकृष्ण मिशन से ही प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने संन्यास का जीवन धारण किया था। और जो उन्होंने शिकागो में बोला था, किस विषय पर बोला था? शून्यवाद पर, ब्रह्मांड की कल्पना किया उन्होंने। ठीक है, शून्य को ब्रह्मांड मान। हाँ, बोले थे, सही बात है। यूट्यूब पे भी उनका भाषण है। और मतलब उनके भाषण से ही प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या कहा कि इस व्यक्ति के यहाँ अपने धर्म प्रचारक ऐसे देश में भेजना मूर्खतापूर्ण। प्रशंसा भी कोई किया था सर, सारा लोग प्रशंसा किया था, बुराई कौन किया था? तो अपने वाले ने इनका प्रशंसा किया था। रोमिया रोला कह रहे हैं, सब प्रशंसा ही किया था भाई, बुराई कोई नहीं किया था। एक न्यूज़पेपर ही था सर वहां का, जैसे ही बोले ना, एक न्यूयॉर्क क्रिटिक्स भी है। बोलिए। सारा इसमें कुछ पूछ लीजिए, कितना टाइम हुआ देखिए, क्लास आपका दूसरा होगा।
कितना देर हो रहा है? 12 मिनट सर। पूछिए क्वेश्चन। भाषण देने से क्या फायदा, आप पूछते ही नहीं। टाइम नहीं देखेंगे, 1.5 घंटा वो आएंगे सर, तो वो बैठे रहते हैं नीचे, हम जाते हैं तो। किसका है क्लास? तो हम जाए 10 मिनट लेट, अब बैठे रहे, अच्छा है। एनिवेशन के बारे में और बताइए सर थोड़ा, भारत आने का उद्देश्य। फालतू सवाल नहीं। तो उनका होगा ना सर, ऐसा सुनते हैं कि वो भी इंडियंस के लिए उतना नहीं सोच रहे थे। आपका बीएचयू घूमने का क्या उद्देश्य, सही बताइए पहले, हम बता रहे हैं उसका। मेरा घूमने का उद्देश्य सर, हाँ। ताकि जाने कैसा वो भी है। जानने, वास्तव में जानने के लिए आई थी। लेकिन ये सुनते हैं सर, ये और रविन्द्रनाथ टैगोर ये अंग्रेज के प्रति बहुत वफादार थे, ऐसा सुने हैं सर, सही है? हाँ तो सुनेंगे ना, आप भी वफादार हो जाइएगा जब देखिए कि बढ़िया व्यवस्था है, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वफादार नहीं होगा कोई आदमी। जब कोई सिस्टमेटिक हर चीज मिलता हो हर जगह, कोई तरह का क्वारल नहीं हो, कोई तरह का झगड़ा, तो आप भी उस व्यवस्था। अभी भी नहीं, भारत के कई लोग विदेश जाके परमानेंट शिफ्ट कर जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको यहाँ रहने में दिक्कत होता है, यहाँ के सोसाइटी से, यहाँ के लोगों से। मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो देशभक्त नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है भारत का जहाँ पे एक आम शरीफ आदमी नहीं रहना चाहता है, दिल से बता रहे हैं। वो अलग बात है, आपके देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग हमेशा गलत व्यू से ही नहीं जाते हैं। कई डॉक्टर्स पटना के जो हैं बाहर चले गए, क्यों चले गए कहिए, बताइए। पैसा के लिए चलेगा सर, और क्या? यहाँ भी पैसा था उनके पास, यहाँ उतना पैसा नहीं था जहाँ उतना पैसा था। लोग देश छोड़ के दूसरा देश का सेवा कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है सर। तो यहाँ पर उस टैलेंट का पूछ नहीं तो नहीं जाएगा। पूछ है सर, तो राष्ट्र के लिए भी कुछ होता है हम लोग का कर्तव्य की नहीं सर? भाई अपना उन्नति के लिए देश छोड़ देंगे सर? और जो राज चला रहा है वो गुंडागर्दी करे, हम अपना कर्तव्य। हम दूसरा को नहीं देखेंगे सर, सबसे पहले देश का विकास के लिए आदमी का विकास होना चाहिए। सही बात है। हम सब अपना देखते हैं, लेकिन बहुत गलत बात है सर। कौन दूसरे का देखता है? दूसरे का नहीं, जैसे राज क्षेत्र में भी आदमी को सोचना चाहिए ना सर। बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन आपका जो राष्ट्र चला रहा है वो ऐसा हो तो हमारे अंदर देशभक्ति आएगी ना। वो तो अपना कुछ नहीं अच्छा है सर कि हम खुद में बदलाव करें, ये तो बात है सर। अगर हम यही सोचेंगे कि पढ़ेंगे चल जाएंगे विदेश, तो क्या फायदा इस सब पढ़ के सर? आंदोलन पढ़ के नहीं जाता है, सब नौकरी करने पर जाता है। देखिए जाता है ना सर, डॉक्टर तो इतना पढ़ता है, भगत सिंह इतना पढ़ता है, चंद्रशेखर आजाद तभी करता है लॉर्ड माउंटबेटन। वो गांधी जी के समय का था, अब के जमाने में भगत सिंह यहाँ फेल हो जाएंगे। यहाँ नहीं कर रहे हैं, यूपी का भी वही हाल है। बताइए सर, गलत हो गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। तो श्री कृष्ण सिंह कहा जाता है सर? उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था मोहम्मद यूनुस के समय। पहले मुख्यमंत्री वही है, कोई लिख दे, किताब लिखने से क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री कहा जाता था पहले मुख्यमंत्री। हम लोग पढ़ते हैं सर पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। हाँ तो ऑप्शन नहीं रहेगा तो वही लिखिएगा, वही बनाइएगा। और पूछिए बिहार नहीं, कुछ भी पूछिए। ये नहीं पता हमको, बनवाया होगा कोई ना कोई। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में है ना, टापू है। हम गए नहीं है, सुने हैं कन्याकुमारी में। मान लिए गए, सुनामी आ गया है ना, फंस भी तो सकते हैं। इतना सोचिएगा तो हो गया, इसीलिए ले जाते हैं। और कुछ पूछे जो पढ़ाए, कल भी पढ़ाए थे उसमें पूछ नहीं रहा आप। और पारसी और इस्लाम का भी बचा हुआ है, सिर्फ यही नहीं है हिंदू धर्म का। एक रहनुमाई मध्यासन सभा था 1851 में, कौन कौन संस्थापक थे? नौरोजी फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी और
एक और आदमी थे, ईस्ट बंगाली थे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन था। अब अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन क्या है? मुसलमानों में शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों को विकास के पथ पर लाना, ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि इससे सांप्रदायिकता का विकास, वो गलत बताते हैं। मैंने बताया आपको कि 1857 के बाद 1858 से लेकर 1890 तक मुसलमानों की अंग्रेजों ने उपेक्षा की, जिसके कारण मुसलमान जो है शिक्षा में, सेवा में पिछड़ते गए और बाकी जो कम्युनिटी था, हिंदू वगैरह, वो आगे बढ़ते गए। तो जैसी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सर सैयद अहमद खान को ऐसा लगा कि यदि हम अंग्रेजों के प्रति लॉयल नहीं बनेंगे, अंग्रेजों से अनुग्रह नहीं प्राप्त करेंगे, तो मुसलमान तो समाज की मुख्य धारा से हट जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रत्युत्तर में एक संस्था की स्थापना की, जिसका साथ काशी के राजा शिव प्रसाद ने दिया, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारत देशभक्त सभा इसका नाम है। यह सभा बनाया गया था कांग्रेस के विरोध में और अंग्रेजों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, और यहीं से धीरे धीरे मुसलमानों को तवज्जो देना शुरू किया अंग्रेजों ने। भले बाद में मुस्लिम लीग और ये सब स्थापित हुआ, तो लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना से भी सांप्रदायिकता का विकास नहीं। 1909 में कानूनी जामा पहनाया गया, 1909 का जो पृथक निर्वाचन अधिनियम दिया बनाया गया, इससे और फिर ये सांप्रदायिक भावना समाप्त हो गया जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और लीग के। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्थिति सुधार हो। ये भी कहा जाता सर कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बुलाते थे अंग्रेज, बस इसलिए बुलाते थे कि वो जानना चाहते थे कि भारत में क्या समस्या है और उसी नस को दबाया जाए ताकि हम उस पर और राज कर सकें। सही दिया। आत्मीय सभा का क्या तात्पर्य हुआ सर? आत्मीय सभा कल क्या लिखवाए थे? आत्मीय सभा 1815 में स्थापित हुआ है ना। क्या लिखवाए? कुछ लिखवाए होंगे जरूर। आत्मीय सभा का स्थापना संस्थापक नहीं, संस्थापक कुछ और लिखवाएंगे। आत्मा का स्वरूप बताइए। बोले थे हम कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की बजाय, हिंदू धर्म में भी एकेश्वरवाद है, लोग उसको बिगाड़ दिए हैं। हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना, और द्वारिकानाथ टैगोर उस समय भी थे। ठीक है, समझ गया ना? जाए ना अब क्वेश्चन बनाया कीजिए आप लोग।